40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला। मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया। उनको अब वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन तकरीबन एक 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 मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा वीजा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़ें और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपनी ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और इसके ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास खो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीणा जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया, वीजा डिनाई। रोहित जी, देरी से आए मगर दुरुस्त आए। ये करना बहुत जरूरी था और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको लाके उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन, दिल्ली के रीजन में वो लोगों को बरगलाते थे। और जैसे जो हमने जैसे देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला है काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया। दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ, तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया कि बहुत हुआ, इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये जो नया जो रूल निकाला गया है या नई तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें यह है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है और उसमें साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और ना ही आपका उनके साथ कोई लेना देना है। आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो। तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगाओ, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई 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 सारे ऐसे हैं जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, दैट इज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ, खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इश्यू है या फ्री स्पीच का इश्यू है। तो ये मोहरे मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती है, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय हैं, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशंस है,
आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइप की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्थिति से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में बसे हुए हैं, यूके में बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है। उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है। हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे, और अपने देशभक्ति की भावना को अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। और दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से? देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। अगर जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, और कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है, क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं, और इंडिया कनाडा से उसकी सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं, जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी, और वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे, और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है, तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से। तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया, काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया। क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट निचर, उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है। और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखिएगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और सख्ती आगे बढ़ा करती है, तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा, और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट।
कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक मामला गड़बड़ाया जाएगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है, जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर पड़ता रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन 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 अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े उतार के उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भी आप क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसने देते हैं, अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला और उसको इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो सिटीजन है उसके लिए सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं? तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है। तो इंडिया को भी उनकी उनके उनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी, की ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है। आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको फिर उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो, इंडिया अब हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है, वो यहाँ पे आकर उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो। तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका 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 फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी होना चाहिए। इसमें जीरो जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर ले। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। 40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया, उनको अब वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन तकरीबन मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा वीजा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़े और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपनी ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और इसके ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास हो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया,
वीजा डिनाइड। रोहित जी देरी से आए मगर दुरुस्त आए, ये करना बहुत जरूरी था। और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी, खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन, दिल्ली के रीजन में वो लोगों को बरगलाते थे। और जैसे जो हमने जैसे देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला है काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया, दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ। तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं, और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया कि बहुत हुआ, इनको इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये जो नया जो रूल निकाला गया है, या नई तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें यह है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है, तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है, और उसमें साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, और ना ही आपका उनके साथ कोई लेना देना है। आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो। तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगा हो, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो, और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई सारे ऐसे हैं उनमें जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, दैट इज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों से के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ, खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इश्यू है या फ्री स्पीच का इश्यू है। तो ये मोहरे मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती है, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय है, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशन है, आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइम की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इससे सख्ती से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में भी बसे हुए हैं, यूके में भी बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है। उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे, और अपने देशभक्ति की भावना को अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। और दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से?
देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। अगर जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, और कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है, क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं। और इंडिया कनाडा से उसी उसके सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है। हाँ, इतनी इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं, कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी, और वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे। और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है, तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से। तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया, और काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया। क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट था निचर, उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है। और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी, की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी के आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखेगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और शक्ति आगे बढ़ा करती है, तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा, और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट, कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक मामला गड़बड़ाया रहेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है, जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर बढ़ता रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े उतार के उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भी आप क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसते देते हैं, अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है
तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला और उसको इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है उसके अगेंस्ट सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं। तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है। तो इंडिया को भी उनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी की, ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है। आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो इंडिया अब हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है वो यहाँ पे आकर उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो। तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी होना चाहिए। इसमें जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर लेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। 40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया। उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा वीजा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़ें और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपनी ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास हो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया, वीजा डिनाई। रोहित जी, देरी से आए मगर दुरुस्त आए। ये करना बहुत जरूरी था और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन, दिल्ली के रीजन में वो लोगों को बरगलाते थे। और हमने देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया। दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ। तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया कि बहुत हुआ, इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये जो नया जो रूल निकाला गया है या नई तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें यह है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है और उसमें साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और ना ही आपका उनके साथ कोई लेना देना है।
आप आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो, तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगा हो, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त कानून, सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई 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 सारे ऐसे हैं वो से जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, दैट इज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों से के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ, इनकी खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स में लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ये ह्यूमन राइट्स का इश्यू है या फ्री स्पीच का इश्यू है। तो ये मोरे मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय है, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशंस है, आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइप की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्थिति से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में भी बसे हुए हैं, यूके में भी बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है। उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है। हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे, और अपने देशभक्ति की भावना को अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से? देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। अगर जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, और कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है, क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं, और इंडिया कनाडा से उसकी सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं, कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी है। वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे, और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है, तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से? तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे
हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया, काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया, क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट था निचर, उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है, और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी के आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा, उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखेगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और सख्ती आगे बढ़ा करती है तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा, और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट, कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक मामला गड़बड़ाया रहेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर बढ़ता रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े उतार के उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भी आप क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट पर अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसने देते हैं, अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला और उसको इंडिया के अंगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है उसके लिए सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं? तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अंगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है। तो इंडिया को भी उनके अंगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी की, ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है। आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो इंडिया अब हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है वो यहाँ पे आकर उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो।
तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री Right. देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका 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 फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर लेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। 40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया। उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन तकरीबन मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा वीजा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़े और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपने ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास खो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया, वीजा डिनाई। रोहित जी, देरी से आए मगर दुरुस्त आए। ये करना बहुत जरूरी था और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन, दिल्ली रीजन में वो लोगों को बरगलाते थे। और हमने देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला है काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया। दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ, तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया कि बहुत हुआ, इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये जो नया जो रूल निकाला गया है या नई तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें यह है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है और उसमें साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और ना ही आपका उनके साथ कोई लेना देना है। आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो। तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगा हो, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई सारे ऐसे हैं जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, दैट इज वो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ,
खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इशू है या पीस का इशू है। तो ये मोरल मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय है, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशंस है, आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइप की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं, मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्थिति से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में भी बसे हुए हैं, यूके में भी बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं, उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है। उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वोपरि मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वोपरि मानेंगे, और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे, और अपने देशभक्ति की भावना को अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से? देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। अगर जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, और कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है, क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं, और इंडिया कनाडा से उसी उसकी सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है। हाँ, इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं, कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी है। वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे, और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है, तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से? तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया, और काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया। क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट था निचर, उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है। और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखेगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और सख्ती आगे बढ़ा करती है,
तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट, कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक मामला गड़बड़ाया रहेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है, जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर बढ़ता रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े उतार के उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, आप क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट पर अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसने देते हैं, अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला और उसको इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है उसके अगेंस्ट सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को, अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं? तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है। तो इंडिया को भी उनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी की, ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है, आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो, ये अब हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है, वो यहाँ पे आकर उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो। तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी होना चाहिए। इसमें जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर लेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। 40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया, उनको वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन
तकरीबन मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा वीज़ा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों ने इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़ें और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपने ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और कैनेडियन ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास खो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया, वीजा देना। रोहित जी देरी से आए मगर दुरुस्त आए, ये करना बहुत जरूरी था। और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको लाके उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन दिल्ली के रीजन में वो लोगों को बरगलाते थे। और जैसे जो हमने जैसे देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला है काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया। दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ, तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया इनकी बहुत हुआ, इनको इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये जो नया जो रूल निकाला गया है या नई तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें ये है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है, तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है और उसमें साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे और ना ही आपका उनका उनके साथ कोई लेना देना है। आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो। तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगा हो, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई 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 सारे ऐसे हैं जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ होता है, दैट इज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों से के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ, खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इशू है या फ्री स्पीच का इशू है। तो ये मोहरे मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय है, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशन है, आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइप की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्थिति से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में भी बसे हुए हैं, यूके में भी बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है।
उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगे और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वोपरि मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वोपरि मानेंगे और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे और अपने देशभक्ति की भावना को अपना अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से? देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। अगर जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं और इंडिया कनाडा से उसी उसके सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है। हाँ, इतनी इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी है। वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से। तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया और काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया। क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट निचर उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है। और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखेगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और शक्ति आगे बढ़ा करती है तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट, कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे तब तक मामला गड़बड़ाया रहेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे,
कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर बढ़ता रहा, तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन 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 अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े भी उतार के भी उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भी आप क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट पर अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसने देते हैं। अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला और उसको इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन जो सिटीजन है उसके लिए सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं। तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है। तो इंडिया को भी उनकी उनके उनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी की, ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है। आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स की तरह यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो, ये अब हटनी नहीं चाहिए। मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है, वो यहाँ पे आकर उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो। तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री राइट। देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसमें जीरो जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट, राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर लेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद। 40 साल के इतिहास में पहली बार खालिस्तानियों का इलाज निकाला मोदी सरकार ने ऐसे लोगों का जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं उनका वीजा बंद कर दिया। उनको अब वीजा नहीं दिया जा रहा है। वो एक बड़ी कंप्लेंट भी उनकी तरफ से आ रही है कि हमारा वीजा डिनाई कर दिया गया। तकरीबन तकरीबन मतलब बहुत सारे लोग हैं, तकरीबन 100 से ज्यादा वीजा डिनाई किए गए, ऐसी खबर है। और इन लोगों को ये भी बोला गया कि भाई आप अपना खालिस्तान से एलिजेंस छोड़े और वो इंडिया के साथ आए, क्योंकि आप पैदा तो इंडिया में हुए थे ना, किसी खालिस्तान में नहीं। वहां बैठ के आप दूसरी जॉर्ज सोरोस से या किसी से फंडिंग ले करके आप अपने ही कंट्री को तोड़ने की बात करते हैं, तो वीजा तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। इसी कंप्लेंट है और ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बहुत जोरों शोर से उठ रहा है। हालांकि हालांकि ऑक्सीजन लूज कर चुका है, कैनेडियन मीडिया में जोर शोर से उठ रहा है। और ये अपना कनाडा के प्राइम मिनिस्टर और कनाडा की गवर्नमेंट अपना विश्वास खो चुकी है अमेरिका की तरफ भी। इस पूरे में बात करने के लिए हमारे साथ संजीव मीडिया जी। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। संजीव जी, खालिस्तानियों का इलाज जो कि शायद इंदिरा गांधी नहीं कर पाई, राजीव गांधी नहीं कर पाए, मोदी जी ने कर दिया, वीजा डिनाई। रोहित जी, देरी से आए मगर दुरुस्त आए। ये करना बहुत जरूरी था और ऐसे करने से कम ये तो होगा कि जो ऐसे तत्व है वो हिंदुस्तान में नहीं आ पाएंगे, यहाँ पे गड़बड़ी नहीं फैला पाएंगे। तो उनका मकसद इंडिया में आने के यही होता था कि पीछे से फंडिंग अच्छी खासी मिल जाती थी खालिस्तानी जितने भी थे, और उसको फंडिंग को लाके यहाँ पे वो पंजाब में या हरियाणा में या और भी रीजन, दिल्ली के रीजन में
वो लोगों को बरगलाते थे। और जैसे जो हमने जैसे देखा पिछले दिनों, जैसे जो किसान आंदोलन भी वो चला काफी टाइम तक यहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरिया के अंदर, दिल्ली को ब्लॉक भी करा गया। दिल्ली के अंदर 26 जनवरी के दिन यहाँ के बहुत सारा तमाशा भी हुआ, तो उसके अंदर भी ये बहुत सारे खालिस्तानी जो है इन्वॉल्व रहे हैं, और इन्होंने जो गैर कानूनी कई सारे काम करे हैं। तो इन्होंने अब ये देखा कि भैया कि बहुत हुआ, इनको इनका कोई ना कोई इलाज अब करना पड़ेगा। तो उसी के तहत ये अब ये जो नया जो रूल निकाला गया है, या नई सिस्टम, नए तरीके से जो मोदी गवर्नमेंट काम कर रही है, उसमें ये है कि अगर कोई भी खालिस्तानी जो अगर कनाडा से इंडिया अगर आना चाहता है, तो उसको एक डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना पड़ता है, और उसमें ये साफ लिखा होता है कि आप अगर इंडिया आएंगे तो आप खालिस्तानी से रिलेटेड कोई भी गैर कानूनी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं रहेंगे, और ना ही आपका उनका उनके साथ कोई लेना देना है। आप आप इंडिया के संविधान को मानते हो और इंडिया को ही सर्वप्रिय मानते हो। तो ये अगर वो डिक्लेरेशन नहीं साइन करते हैं तो उनको वीजा नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि अगर उनके घर में कोई दुख सुख लगा हो, अगर वो किसी धार्मिक आयोजन में भी यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आ रहे हो, और उनके फैमिली के अंदर कोई फंक्शन वगैरह भी कोई हो, तब भी उनकी बात नहीं सुनी जाती। एक सख्त कानून, सख्त तरीके से इसको लागू करा जा रहा है कि अगर आप ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। तो इससे इससे क्या हो रहा है कि रोहित जी देखिए, अब क्योंकि अब कई 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 सारे ऐसे हैं उनसे जो साइन नहीं भी कर रहे, वो क्या आवाज उठा रहे हैं कि जी हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है इंडिया में, जो आगे हम इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते हैं, दैट इज वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है। अच्छा, अब आपको अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच भी याद आ गई। अब ये जो वेस्टर्न मीडिया है, जो वेस्टर्न ह्यूमन राइट्स कमीशन है, ये रोहित जी दोहरे मापदंड लेके चलता है पूरी दुनिया के अंदर। सीरिया के अंदर इतने लोग, हजारों से के तादाद में लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। बांग्लादेश में हजारों के तादाद में हिंदू लोग मारे गए हैं, इन्होंने एक आवाज नहीं उठाई ह्यूमन राइट्स के नाम पे। मगर हाँ, खालिस्तानियों के लिए ये आर्टिकल्स भी लिखते हैं, न्यूज चैनल पे भी आके इनका साथ देने की कोशिश करते हैं, मतलब इनकी आवाज को दबाया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स का इशू है या फ्री स्पीच का इशू है। तो ये मोरे मापदंड तो इनके हमेशा इसी रहे हैं वेस्टर्न लॉबी के, कि उनके बेनिफिट की कोई बात पे अगर कोई दूसरी कंट्री को रूल एंड रेगुलेशन निकालती, कानून निकालती है, तो उनको पसंद नहीं आता। बोलते आप हमारे पर कोई किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, कोई रोक नहीं लगा सकते। हम तो दुनिया की सबसे सर्वप्रिय है, हम दुनिया की सबसे ऊंची इकोनॉमीज है, सबसे बड़ी इकोनॉमीज है। आप हम पे कैसे, हम गोरी चमड़ी वाले, आप हम पे कैसे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे पे लगा सकते हो? तो हाँ, वो वहां पे कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए, रोक टोक लगाए, वो जायज है, मगर हम लगाए तो वो नाजायज हो जाता है उनकी नजरों में। तो ह्यूमन राइट्स जो कमीशन है या यूनाइटेड नेशन है, आज की डेट में इसे ढकोसलेबाजी के अलावा कुछ नहीं रह गया इनके अंदर। ये इसी टाइप की आवाजें टाइम टू टाइम उठाते रहते हैं। मगर इंडियन गवर्नमेंट ने इस स्थिति से पेश आने की बात करी है। वो कहते हैं नथिंग डूइंग। हमारी आज की डेट में टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस है। ये जो खालिस्तानी लोग जो वहां पे कनाडा में बसे हुए हैं, और वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी बसे हुए हैं, न्यूजीलैंड में भी बसे हुए हैं, यूके में भी बसे हुए हैं, तो वो कई सारी गैर कानूनी हरकतों में इंडिया के अंदर इन्वॉल्व रहे हैं। उन्होंने यहाँ पे टेररिज्म भी करा है। उन लोगों को आप लोगों ने संरक्षण दिया है, हम उनको इंडिया में घुसने नहीं देंगे जब तक वो ये डिक्लेरेशन साइन नहीं करेंगे कि इंडिया में आके वो गलत हरकत नहीं करेंगे, कोई खालिस्तानी ग्रुप्स के साथ एक्टिविटीज इन्वॉल्व नहीं होंगे, और हिंदुस्तान की जो संविधान है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, हिंदुस्तान का जो जो तौर तरीका है उसको सर्वप्रिय मानेंगे, और इंडियन जो फ्लैग है उसको सल्यूट करेंगे, और अपने देशभक्ति की भावना को अपना लेके आएंगे, तभी ये उनको यहाँ पे आने देंगे, अदरवाइज उनको यहाँ पे आने नहीं देंगे। इन लोगों के खिलाफ एक एक्शन तो शुरू हुआ खालिस्तानियों के खिलाफ, इससे पहले तो होता ही नहीं था। दूसरा, हम कनाडा के खिलाफ क्या एक्शन ले सकते हैं? क्या कनाडा के हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर सकते हैं? कुछ बहुत ज्यादा तो है नहीं उनसे, या कनाडा के खिलाफ कोई और एक्शन लिया जा सकता है? क्या ले सकते हैं हम इकोनॉमी के एंगल से या कोई और एंगल से? देखिए, इंडिया और कनाडा के अंदर आप सही कह रहे हैं कि हमारा यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत ज्यादा लेना देना ज्यादा नहीं है। और जैसे जिस तरीके से इंडिया ने पाकिस्तान के साथ में आज की डेट में किसी भी किस्म की कोई ट्रेड नहीं करी है, कल को जरूरत पड़े तो कनाडा के साथ भी वो सेम चीज कर सकती है। उसमें नुकसान कनाडा का ही है, क्योंकि उस कनाडा को इंडिया 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 से बहुत सारे अनाज और क्या कहते हैं स्पाइसेस वगैरह और भी सारी चीजें चाहिए होती हैं, और इंडिया कनाडा से उसकी सेम मात्रा में वहां से इंपोर्ट कभी भी नहीं करता, कम मात्रा में करता है।
हाँ, इतनी बात जरूर है कि यहाँ से जो सिख कम्युनिटी के लोग वहां पे गए हैं, कि जो खेती बाड़ी से रिलेटेड यहाँ पे गाँव में या खेतों में जो काम कर रहे थे, उन्होंने वहां पे जाके भी कनाडा के अंदर भी मेहनत करके काफी सारे अनाज वहां पे उगाने की कोशिश करी है। वो अनाज को वहां से इंडिया में भेज भी रहे थे, और आज भी वो अनाज इंडिया में आता है। ऐसा नहीं कि वो अनाज इंडिया के अंदर उग नहीं सकता है, वो अनाज इंडिया में भी भरपूर मात्रा में उगता है। तो इंडिया इस टाइप की चीजों पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है कि भैया जो चीज इंडिया में ऑलरेडी जिसकी पैदावार अच्छी खासी है, तो वो आप हम कनाडा से इंपोर्ट क्यों करें वहां से। तो ये भी उनका 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 जो एक ब्लो है उनको मिल सकता है, जिसमें उनको बहुत सारा रेवेन्यू कमाया जाता है। जब जब तक आप फाइनेंशियल तरीके से चोट नहीं पहुंचाएंगे उनकी इकोनॉमी को, तब तक मेरे हिसाब से वो सही सही भाषा बोलनी शुरू नहीं करेंगे। पिछले दिनों में कुछ ऐसे ही हुआ है कि जैसे इंडिया ने जो अपने जो डिप्लोमेट्स हैं, जो एम्बेसी के लोग हैं, वहां से बुला लिए। कनाडा की बहुत सारे जो यहाँ पे हाई कमीशन के सेंटर्स बने हुए थे, एम्बेसीज बनी थी इंडिया में 7 से ज्यादा, उसको भी उन्होंने जगह जगह बंद करवा के उसको 2 या 3 पे लिमिट करा दिया, और काफी सारे लोगों को वापस भी भेज दिया। क्योंकि जो इंडिया ने उन्होंने जो वहां का जो खालिस्तानी टेररिस्ट था निचर, उसकी जो हत्या हुई थी 2023 में, वहां पे उसका इल्जाम इंडिया पे लगाया था, मगर आज तक उसका सबूत वो नहीं जुटा पाया, ना इंडिया के सामने सबूत रख पाए, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के बहुत सारे रिलेशनशिप्स आपस में खराब हो गए, और डिप्लोमेटिक लेवल पे भी रिलेशनशिप खराब होने शुरू हो गए। तो देखा गया कि कनाडा को इसका काफी नुकसान है। और पिछले दिनों में ये देखा गया रोहित जी की वहां के पार्लियामेंट के अंदर उनके सीनियर पार्लियामेंटेरियन ने इस चीज का खुलासा करा था कि उनके पास निज्जर या ऐसे किसी आतंकवादी जिसके बारे में वो इंडिया को अब तक ब्लेम करते रहे हैं, उसके बारे में किसी भी किस्म का उनके पास कोई सबूत नहीं है। तो उन्होंने अपनी तरफ से इसको टोन को लो करा। उन्होंने जो इंडिया के खिलाफ जो सख्ती कर रखी थी वो थोड़ी सी कम करी, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पे इंडिया के साथ डीलिंग करनी है, इंडिया की मार्केट चाहिए। और एक चीज और भी देखिएगी रोहित जी, इंडिया से कितने लाखों स्टूडेंट्स वहां पे जाते हैं, कितने करोड़ रुपए का हर साल वहां पे रेवेन्यू ट्रांसफर होता है एजुकेशन के नाम पे। अगर कनाडा इंडिया और सख्ती आगे बढ़ा करती है, तो वो सारे स्टूडेंट्स कनाडा जाके बंद हो जाएंगे, उसका फायदा दूसरी कंट्रीज को मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे साउथ ईस्ट एशिया में आपका सिंगापुर हो गया, या फिर ऑस्ट्रेलिया को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा, न्यूजीलैंड को फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ के स्टूडेंट्स वहां चले जाएंगे कनाडा में, अगर वहां पे रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लग गए या वहां का माहौल और ज्यादा बिगड़ गया तो यूएसए में चले जाएंगे। तो कनाडा इस चीज अच्छी तरह जानता है कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप नहीं बिगाड़ सकता। और अभी तक जो वोट पॉलिटिक्स के लिए उन्होंने खालिस्तानियों को सपोर्ट करके रखा हुआ था, वो वहां पे जैसे जैसे हिंदू वहां पे आपस में संगठित होने शुरू हुए, उन्होंने इसके बारे में आवाज उठानी शुरू करी, तो वहां की गवर्नमेंट को समझ आ गया कि हम लोग खालिस्तानियों को सपोर्ट करके इंडियंस को अपनी तरफ नहीं कर सकते, हमें कुछ और करना पड़ेगा, और कॉन्क्रीट लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे हमें इनको काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। राइट, कॉन्क्रीट लेवल पे काम करके दिखाना पड़ेगा, तभी फर्क पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियरली इस बात को जानती है कि हम जब तक अपनी उंगली टेढ़ी नहीं करेंगे, तब तक मामला गड़बड़ाया रहेगा। क्योंकि इन लोगों के लिए इनकी जो जॉर्ज सोरोस और दूसरी कंपनी है, जिसके लिए आजकल पार्लियामेंट में भी बड़ा हंगामा चल रहा है, ये सबके सब सपोर्ट करते हैं, खालिस्तानियों को भी, बांग्लादेशियों को भी, जमात को भी, सबको। द रीजन बीइंग कि ये नहीं चाहते कि इंडिया तरक्की करे। फाइनल क्वेश्चन सर आपसे, कितने टाइम में ऐसे ही इंडिया का प्रेशर बढ़ता रहा तो क्या आपको लगता है कि कहीं कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में इन खालिस्तानियों की सपोर्ट कम होगी? रोहित जी देखिए, कोई भी इंडियन अगर यहाँ से यूएसए या कनाडा जाता है, वहां पे चाहे वर्क वीजा पे जा रहा है या इमिग्रेशन वीजा पे जा रहा है, तो एयरपोर्ट के ऊपर उनकी ऐसी छानबीन करी जाती है, यहाँ तक उनके कपड़े उतार के भी उनको चेक करा जाता है कि भैया कोई इलीगल काम तो नहीं करने आ रहे, कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज आप साथ में करी तो नहीं कर रहे। ये चीज वहां पे ऑस्ट्रेलिया में भी देखी गई है। तो यूके के अंदर भी बहुत सख्ती बरती जाती है इस मामले में। तो वहां पे फिर उनसे उनसे भी सवाल जवाब करते हैं, भी अब क्यों आए हो, उनकी एम्बेसी भी सवाल करती है, उनके एयरपोर्ट पर अथॉरिटी भी सवाल करते हैं। तो पूरी छानबीन करने के बाद ही वो उस इंसान को कंट्री में घुसने देते हैं। अदरवाइज वो नहीं, उनको 1% भी अगर शक रहता है तो उनको नहीं घुसने देते। बट ये बात बड़ी हैरानी है कि यूएसए और कनाडा ने खालिस्तानियों को एज अपना एसेट मान के अपनी कंट्री में पाला, और उसको इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने यूज करा। तो ये बड़ी हैरानी वाली बात है। तो अगर वो कंट्रीज अगर एक नॉर्मल इंडियन सिटीजन है उसके लिए सख्ती कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं अपनी कंट्री को, अपनी सिक्योरिटी को बनाए रखने के लिए सख्ती कर सकते हैं। तो हमारा भी उतना ही हक बनता है। मगर उसके अगेंस्ट उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन एकदम से आवाज उठानी शुरू कर देती है,
तो इंडिया को भी उनके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए ना रोहित जी की भी, ये जो जितने लोग तुम पाल के बैठे हो, इन्होंने इंडिया के अंदर गलत एक्टिविटी करी है, टेररिस्ट एक्टिविटी करी है। आप टेररिस्ट को पाल रहे हो। तो जिस तरीके से पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री बन गई, टेररिस्ट सपोर्टिंग कंट्री बन गई है, या टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है, उसी तरीके से आज की डेट में कनाडा भी तो एक टेररिस्ट हार्बरिंग कंट्री बन गई है। उन्होंने तो खालिस्तानी टेररिस्ट जितने भी अपनी कंट्री के अंदर पाल के रखे हैं, उनको अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स का यूज करते हैं, उनको संरक्षण देते हैं। तो सख्ती तो देखो इंडिया अब हटनी नहीं चाहिए, मतलब ये लाइफ टाइम के लिए सख्ती बन जानी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बन जाने चाहिए कि कोई भी इस तरह का इंसान चाहे किसी भी तरह की गलत एक्टिविटी का नहीं इन्वॉल्व हो, चाहे वो खालिस्तानी ग्रुप को बिलोंग करता हो या किसी अन्य ग्रुप को बिलोंग करता हो, तो उसको इंडिया के अंदर आसानी से एंट्री नहीं देनी चाहिए। जहां पे आसानी से एंट्री मिल जाती है वो यहाँ पे आके उनका मकसद सीधा ही होता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी फैलाओ और यहाँ पे एक कंट्री के अगेंस्ट काम करो। तो ऐसे लोगों को तो इंडिया में एंट्री देनी नहीं चाहिए, चाहे कितना भी उनका फैमिली के लेवल पर उनका नुकसान हो रहा हो या उनका बिजनेस के लेवल पर नुकसान हो रहा हो। इंडिया की सिक्योरिटी से खिलवाड़ बिल्कुल भी होना चाहिए। इसमें जीरो जो परसेंट टॉलरेंस गवर्नमेंट ने रखी है, वैसे ही 0% टॉलरेंस से आगे बढ़ता ही रहना चाहिए इंडिया को। राइट। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग। हम देख रहे हैं कि क्या जीरो टॉलरेंस है और कैसा चल रहा है, लेकिन हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये सिर्फ इनिशियल स्टेप्स हैं और इसके बाद एक लंबा टेन्योर आएगा जिसमें हमारे रिलेशंस और स्ट्रेन होते जाएंगे। कनाडा अगर इंडिया के बिना सर्वाइव करना चाहता है तो कर लेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग। उम्मीद है जल्दी डिस्कशन और करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद।